Welcome to Navjivan Science School. So here we are discussing about the physics. Electrostatic topic is going on. So electrostatics में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज. हम लोगों ने बात करी थी चार्ज की, और चार्ज के अकॉर्डिंग जो हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं होती है. जैसे कि सबको पता है चार्ज की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं होती है. चार्ज में हम लोग बोलते हैं चार्ज, एंड चार्ज is an intrinsic property of material. So students, चार्ज जो होता है वो इंट्राइंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है थ्रू विच अ बॉडी कैन एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. मतलब चार्ज जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया जा सकता है. अब देखो भाई, चार्ज है, चार्ज के पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, तो चार्ज भाई कितने प्रकार का होता है. तो बेसिकली जो हमारे पास होता है चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव. हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे. अब भाई पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चार्ज हो गया. हमने बोला पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो तो इनको डिनोट कैसे किया जाएगा. अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आप डिनोट कैसे करोगे, तो हमारे पास बेसिकली एक ही फंडा आता है कि भाई पहले चार्ज होता क्या है, कहाँ से ये चीज़ आई, इसके ऊपर चलते हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट एटम. अगर हम बात करें एटम की, तो एटम के अंदर में आपको पता है कि भाई ये न्यूक्लियस होता है. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके अंदर में रिवॉल्व करता है. और बेसिकली सबको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाई एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल. एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है. अब भाई प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये वाली बात हमको समझ में आती है. प्रोटॉन के चार्ज की बात कर लो भाई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन. अगर मैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करूंगा तो दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. जल्दी करते हैं हम लोग. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको सबको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. इसका मास की बात करते हैं अगर हम लोग, तो भाई मास कितना होता है, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन. अब ये दोनों चीजें जो है ये डिफरेंट है, बट मैं मास क्यों बता रहा हूँ, मैं चार्ज क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं चार्ज को मास के साथ एसोसिएट करूंगा तब वहां पे मास भी चेंज होता है किसी भी पार्टिकल का. इसलिए हम बात करेंगे मास की भी. तो भाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻26 kg. ठीक है. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. ओके भाई, ठीक है, सॉरी -26 नहीं -27 होता है. ठीक है. अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें क्या चलता है क्या नहीं चलता है, सुनो ध्यान से बात. देखो क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की थोड़ी सी कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब जो चल रहे हैं ये चार्ज क्या हो रहा है. चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. अब यहाँ से बात आती है मोशन ऑफ चार्ज की. ठीक है, कि भाई हम चार्ज को कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो मोशन ऑफ चार्ज में अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ज को हम 3 मोशन में बांट सकते हैं. क्या, सबसे पहले व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट. अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या होगा, और चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या होगा, एंड चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में, मतलब मान लो चार्ज भी पागल हो गया तो एक्सेलरेटेड मोशन में अगर आ जाएगा तो चार्ज क्या करेगा. तो भाई अगर मान लो हम बात कर रहे हैं चार्ज रेस्ट की है, तो रेस्ट की बात जब भी हम लोग करते हैं, तो रेस्ट की बात जब भी हम लोग करेंगे तो रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में चार्ज बिल्कुल जहाँ पे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे चार्ज रख दिया तो चार्ज क्या क्या कर सकता है. तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और एक्सपीरियंस करेगा. अब मैं दो बातें बोल रहा हूँ, प्रोड्यूस करेगा और एक्सपीरियंस करेगा. प्रोड्यूस कौन करेगा और एक्सपीरियंस कौन करेगा, तो प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव चार्ज, और एक्सपीरियंस कौन करेगा, एक्सपीरियंस करेगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव चार्ज और एक्सपीरियंस करेगा नेगेटिव चार्ज. अब चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब क्या होता है, तो भाई चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में कर दो. यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यहीं से बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करेगा और क्या करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी.
चार्ज इज रेडिएटिंग एनर्जी, इट विल रेडिएट एनर्जी। ये भाई चार्ज रेडिएट भी करेगा। अब तुमने देखा होगा कि भाई एक्सेलरेटेड मोशन कहाँ पे काम आता है, तो हमें पता है कि हम लोग जितनी भी चीज़ें करते हैं, जैसे सपोज दैट हम लोग मोबाइल की बात करते हैं या फिर कितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन चैनल मोबाइल्स के अंदर में ये सारे एक्सेलरेटेड चार्ज के फिनोमेनन ही काम में लिए जाते हैं। वहीं से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफर की जाती है वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली होती क्या है, चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, तभी वहां से रेडिएट एनर्जी की जा सकती है। ठीक है, अब भाई हमने ये वाली बात करी चार्ज के बारे में, इतना कुछ चल गया। ठीक है, चार्ज और प्रोटॉन हो गया, मास हो गया, ये सब हो गया, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में कि भाई चार्ज हमने देख लिया कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। अच्छा, एक वन मोर थिंग कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं बात करूं चार्ज के पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज को किस चीज से डिनोट किया जाता है, तो भाई बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज इज डिनोटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज इज डिनोटेड बाय द प्रोटॉन्स। नो, it is not denoted by protons. It is just a comparison between number of electrons and number of protons. Since positive charge is defined as lack of electrons in comparison with the protons, number of protons present inside the atom, and negative charge is determined by the excess of electrons in comparison with the number of protons. So negative charge और positive charge किससे से डिफाइन होता है मैं बता चुका हूँ भाई, एक बार वापस लिख देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विद द प्रोटॉन्स। एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन विद द प्रोटॉन्स। सो भाई ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। चलो भाई इतनी बात हमें समझ में आती है। अब चार्ज की बात कर लेते हैं। तो भाई हमने बेसिकली बात करी चार्ज, तो चार्ज का सिंबल क्या, सिंबल की बात कर लेते हैं। तो चार्ज का सिंबल आपको बेसिकली पता है कि Q से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको Q से कभी कभी ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब चार्ज की यूनिट क्या, भाई चार्ज को हमने डिनोट कर लिया। अच्छा, डिनोट कर लिया, चार्ज का सिंबल जो है वो Q है। ठीक है, तो चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, क्योंकि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम लोग बात करते ही हैं हमेशा। अब सिंस हमें पता है कि हमने करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी ले रखी है, अब करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी ले रखी है, तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है कि भाई करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू Q बाय T। It is the rate of flow of charge. Current is rate of flow of charge. ये rate का क्या मतलब होता है, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पे रेट आती है। तो भाई बेसिकली अगर हम बात करें Q अपॉन T की, तो Q here Q is equals to, it will provide Q is equals to I into T. And since I stands for ampere and T stands for time, that's why the unit of charge is given by ampere second from here, ampere second, and that's why I can just write down this as A1 and T1. So this is the dimensional formula of चार्ज, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अच्छा, अब भाई बेसिकली बात है, मैंने यहाँ पे यूनिट से बात करी है। देखो भाई पूरे चैप्टर की हम लोगों को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना के चलनी है। अगर सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर हमें एक बार पढ़ लेंगे, समझ में भी आ जाएगा, बट हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, वो चार्ज से डिसाइड होता है, चार्ज से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें चार्ज जानना होगा, भाई चार्ज एक्चुअल में है क्या। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसके द्वारा वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है एंड एक्सपीरियंस कर सकता है। सो बेसिकली ये वाला फंडा क्लियर है हमारा। ठीक है, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई अगर ऐसे बोलोगे कि नहीं प्रोटॉन से अगर हम पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करते हैं, तो भाई साहब एक बात बताओ कि अगर आप न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज करने के लिए, मान लो सपोज दैट कि ये चौक है, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज करना चाहता हूँ, और अगर मैंने इसके अंदर में प्रोटॉन को डालना शुरू किया, तो भाई प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन जाएगा तो वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन आपको पता है भाई, जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, और रिक्वायर होने के बाद में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो भाई पहले मान लो सपोज करो मैंने हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन लिया और एक प्रोटॉन लिया। अब दोनों प्रोटॉन को अगर मैं फ्यूज करवा के और हीलियम का न्यूक्लियस बनाना चाहता हूं, तो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। और आपको पता है
इन द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। और अगर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी तो पहले न्यूक्लियर फ्यूजन को इनिशिएट करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर भी होती है। तो भाई पॉजिटिव चार्जेस चौको करने के लिए अगर मुझे एटम बम फोड़ना पड़े एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी, है ना। दैट्स वाई हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो हमने प्रोटॉन से ध्यान बिल्कुल हटा ही दिया कि नहीं भाई प्रोटॉन को आप साइड में रख दो, आपको इलेक्ट्रॉन को ही लेके आना है। और अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा तो इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन से कर सकते हैं भाई, बेसिकली बात है। तो हमने इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन से कर दिया। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। चलो अब हम यहां से यहां तक पहुंच चुके थे, ये हमने इस तरह से कर दिया है। आप एक बार स्क्रीन पोज करके देख लेना है सारा, ठीक है। फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो यूनिट, हम यूनिट की बात कर रहे थे। यूनिट हमारे पास एक निकल के आई है एम्पियर सेकंड। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो भाई यूनिट्स ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करता हूं तो देखो भाई क्या होता है। हाँ जी, हम बात करते हैं यूनिट्स की, ठीक है। तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज सबसे बेसिक सी बात है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक है। एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, it is coulomb, and CGS unit of charge is, you know, ESU. It is electrostatic unit, electrostatic unit, and it is also known as state coulomb, state coulomb, and it is also known as Franklin. Franklin is also a unit. So this is the unit. These three are the units of charge. Now ESU is the CGS unit and Coulomb is the SI unit of charge. अब भाई हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन की बात करेंगे तो 1 Coulomb is equals to 3 into 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ये 1 कूलम के और ESU के बीच में रिलेशन होता है। अब अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की, तो एक यूनिट और आती है इसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब ये क्या चीज़ है, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। दिस विल बी एब्सोल्यूट कूलम, और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं AB कूलम। दिस इज आल्सो नोन एज AB कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, एंड इट इज आल्सो नोन एज AB कूलम। So AB coulomb. Now what is the relation between AB coulomb and coulomb? So we just discuss about this. 1 AB coulomb is equals to 10 coulomb. 1 AB coulomb is equals to 10 coulomb. This is the electromagnetic EMU ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम बात करते हैं और कौन सी यूनिट्स होती है। तो भाई यूनिट्स होती है तो हमें कई बार बड़ी स्केल की यूनिट्स भी रिक्वायर्ड होती है, तो लार्ज स्केल यूनिट्स ऑफ चार्ज आ जाती है। अच्छा, लार्ज स्केल पे जाने से पहले हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई Q इज इक्वल्स टू IT होता है। अभी जस्ट एक स्लाइड पीछे हमने ये देखा था कि Q इज इक्वल्स टू IT होता है। तो यहाँ से एक और यूनिट आ जाती है। सो वन अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, वन another unit of charge is also, you know, ampere second. It is ampere second. So this unit is ampere second. अच्छा, अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल यूनिट्स ऑफ चार्ज की। तो भाई लार्ज स्केल की अगर मैं बात करूंगा तो व्हाट आर द लार्ज स्केल यूनिट्स। देखो भाई लार्ज स्केल यूनिट्स क्या होती है। अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं लार्ज स्केल यूनिट्स की। सबसे पहले आता है 1 एम्पियर हार। 1 एम्पियर हार। अच्छा, 1 एम्पियर हार क्या होता है, सुनो ध्यान से। 1 घंटे के अंदर हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। क्या होते हैं?
3600 सेकेंड्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3600 वन आवर को मैं 3600 सेकेंड्स लिख सकता हूँ? तो भाई मैंने सेकेंड्स लिख दिया यहाँ पे 3600 सेकेंड, और एम्पियर पहले से। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, एम्पियर और सेकंड, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है? यूनिट ऑफ चार्ज, और यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम। तो क्या मैं यहाँ पे एम्पियर सेकंड की जगह पे कूलाम भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 एम्पियर आवर इज इक्वल्स टू व्हाट? 3600 कूलाम। 1 एम्पियर आर इज इक्वल्स टू 3600 कूलाम हो गया। बिल्कुल, एम्पियर आर बन गई हमारे पास। अब एक यूनिट और होती है यहाँ पे 1 फैराडे, 1 फैराडे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 96500 कूलाम। अब देखो यहाँ पे एक बात है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, और वहाँ पे फैराडे भी दे रखा होता है और फैरेड भी दे रखा होता है, और वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट स्टिल याद रखना भाई, फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड और फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो बेसिकली दीज आर द यूनिट्स ऑफ द चार्ज। ये भाई आप एक बार पूरा स्क्रीन पॉज करके और इसको नोट डाउन कर लीजिए। यूनिट्स ऑफ चार्ज है, एसआई यूनिट ऑफ हो गई, कूलाम हो गया, सीजीएस यूनिट हो गई, दोनों में रिलेशन हो गया, ईएमयू ऑफ हो गया, लार्ज स्केल यूनिट्स हो गया। तो इसके बेसिकली आपको याद ये रह जाएगा। अब ये यूनिट्स ऑफ चार्ज की हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ चार्ज के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? चार्ज के बारे में ही तो सारी स्टडी चल रही है ना। तो चार्ज के बारे में और क्या आती है? और आती है भाई चार्ज की प्रॉपर्टीज, बेसिकली जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो बिल्कुल ही बेसिक होता है, हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेस है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो 10 चैप्टर्स हैं, उन 10 चैप्टर्स में अगर आपको चार्ज की फील आती है देन यू कैन डू एनीथिंग, और आप किसी भी चीज को विजुअलाइज कर सकते हो और कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। तो भाई हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई चार्ज की प्रॉपर्टीज की, कि चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज की जैसे भी बात करेंगे भैया, तो चार्ज में क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है। चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी देखो भाई क्या होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी देखो, ये हो गया चार्ज, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉपर्टीज मतलब किसी की भी प्रॉपर्टी लिखना भाई। अब मैं आज पूछ रहा हूँ कि भाई व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, तो अगर आप एक्स को जानते हो तो आप उसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब ये बताओ, चार्ज को आप जानते हो, वंस अपॉन ए टाइम हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा था, उसके बाद में हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था, वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। तो जब सबसे पहला चैप्टर जो हमारा इस जर्नी का 11th और 12th की जर्नी का जो सबसे पहला चैप्टर था, वो चैप्टर था हमारा स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करना, ठीक है। वहां से हम लोग पता लगाते थे, और हम लोग जब भी किसी भी कोई नई चीज को पढ़ते थे तो हम लोग सबसे पहले ये देखते थे कि भाई स्केलर है या वेक्टर है। तो ऑब्वियस ही बात है, चार्ज की बात करें, अब चार्ज क्या है, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ये बात हमें पता लगानी इसमें पड़ेगी। तो भाई बेसिक सी बात है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, चार्ज वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कैसी क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख दिया भाई मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी बेसिकली सबको पता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट से जोड़ते जाओ, सब कुछ जुड़ता जाएगा अपने आप। जैसे मेरे को याद है वैसे तुम्हें भी याद हो जाएगा। देखो, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी तो है चार्ज, पर क्या स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कैसे करते हैं? क्या हम वेक्टर सम करते हैं उनका? ना, हम लोग क्या करते हैं उसमें जस्ट अलजेब्रिक सम करते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम कैसे होता है? तो चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, ठीक है। ओके, सो भाई चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ऐड कैसे करते हैं? तो भाई हम चार्ज को ऐड करते हैं अलजेब्रिकली, ठीक है। तो अलजेब्रिकली हम इसको ऐड कर देंगे। नाउ थर्ड चीज, अभी अलजेब्रिकली तो ऐड कर दी, और चार्ज के बारे में क्या क्या जानते हो? तो भाई चार्ज के बारे में हमें पता है, हमने फर्स्ट अभी शुरू में लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था चार्ज कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, और 2 प्रकार का होता है। तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। भाई साहब 2 प्रकार का होगा तो क्या 2 प्रकार की नेचर भी होगी, ठीक है। तो
क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ में रखूंगा, अलग तरह का बिहेवियर, नेगेटिव पॉजिटिव को साथ में रखूंगा, अलग तरह का बिहेवियर। तो इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल each other and negative and positive charges are attracted each other। ठीक है, तो भाई चार्ज क्या करेगा, सेम काइंड ऑफ चार्जेस, सॉरी to be very clear we can use here the same charges and opposite charges। so same charges repel each other and opposite charges attract each other। चलो जी, ये वाली बात भी हो गई। ठीक है, रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। चलो अब क्या बात करें भाई, बात तो अभी भी करनी है। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, ये तो चलो हमने देखा दिखाया बात हो गया। ठीक है, अब बातें खूब सारी होती है, देखी दिखाई बात भी होती है, सुनी सुनाई बात भी होती है। ठीक है, तो अब सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं। हमने देखा था कि यार हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन गए, 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 50 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या कभी तुमने ऐसे सुना है कि भाई साहब मैंने इस वाली बॉडी से इस वाली बॉडी के अंदर में 5.5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, या कभी ऐसे सुना है 6.5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, या कभी ऐसे सुना है 7.25 इलेक्ट्रॉन डाल दिए? नहीं सुना। हमने सुना है 5 इलेक्ट्रॉन गए, 50 इलेक्ट्रॉन गए, 500 इलेक्ट्रॉन गए। तो क्या एक यहाँ से मेरे पास एक क्लू आता है कि यार हमेशा इंटीजर वैल्यू में ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या मैं बोल सकता हूँ चार्ज इज क्वांटाइज्ड? अब आप बोलोगे, बोले सर आपने तो इंटीजर की बात करी थी, ये क्वांटा कहाँ से आ गया बीच में? ठीक है, क्वांटा, देखो क्वांटा भी समझो क्या होता है। हम लोग चीनी का एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास चीनी होती है, ठीक है, एक वो दाने वाली चीनी होती है जो हम थोड़ी सी चीनी दे देते हैं, और भाई अभी लॉकडाउन चल रहा है आराम से, तो हमारे पास बहुत सारा काम तो होता नहीं है। ठीक है, तो क्या थोड़ी सी चीनी डाल के, अगर आप आधे चम्मच चीनी डाल के अगर उसके पार्टिकल्स को गिनने के लिए बैठो तो क्या आप गिन सकते हो आराम से? ठीक है, आपने पार्टिकल्स गिन लिए पूरे। ठीक है भाई, आज सुबह गिनने बैठे थे, हो सकता है रात तक तो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा चीनी मत लेना, थोड़ी सी चीनी ले लेना। ठीक है, बट अगर आपने बुरादे वाली, एक बुरादे वाली चीनी आती है, ठीक है, अगर आपने बुरादे वाली चीनी ले ली ना भाई साहब, लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तो भी वो चीनी आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है, और गिन भी पाओगे तो उसको एग्जैक्टली तो नहीं गिन पाओगे। ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल। तो भाई बात क्या है, बात ये है कि जो दानादार चीनी थी उसको हम गिन सकते थे, तो जिस भी क्वांटिटी को हम गिन सकते एक पर्टिकुलर इंटीजर में, उसको क्या बोलते हैं हम, कि वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है, वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। उसको हम न्यूमेरिकल नंबर्स पे हम उसको ऐड कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स, हमने बोला एक बॉडी से इस वाली बॉडी से इस वाली बॉडी पे इतना चार्ज गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो भाई सब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चलो जी, चार्ज क्वांटाइज कर लिया हमने। ठीक है, अब चार्ज क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज को मैं क्या बोलूंगा कि भाई कोई भी चार्ज अगर मैंने किसी भी बॉडी को दिया है, कोई भी चार्ज अगर मैंने किसी भी बॉडी को दिया है, चाहे उसको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजे हो या वहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई पॉजिटिव चार्ज दिया है मैंने, तो क्या मैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा? और नेगेटिव चार्ज अगर मैंने दिया है तो क्या मैं उस पर इलेक्ट्रॉन्स और डाल दूंगा? ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स किस में डालूंगा? इंटीजर नंबर पे। तो क्या भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये आ गया E। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इंटीजर नंबर डाल दिया n। ठीक है, अब चार्ज दो तरह का होता है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, या इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस NE। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि भाई क्वांटाइजेशन हो गया, चार्ज क्वांटाइजेशन हो गया बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया Q बराबर प्लस माइनस NE। अब अगर आपको बोला जाता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 2 कूलम चार्ज गया है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला मैंने बोला भाई सपोज करो कि भाई 1.3.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, चार्ज ए बॉडी से दूसरी बॉडी बी पे ट्रांसफर हुआ है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी? ठीक है, अब ए टू बी पर जाएंगे तो बी पर कैसे चार्ज दे रहा हूँ मैं? नेगेटिव चार्ज दे रहा हूँ, -3.2 दे रहा हूँ। तो भाई मुझे कोई दिक्कत वाली बात है, Q इज इक्वल टू NE लगाओ आप बिल्कुल। ठीक है, अब Q की वैल्यू क्या है? माइनस का 3.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे क्या हो गया N, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? माइनस। ठीक है, तो यहाँ से N हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6
माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल लो बिल्कुल, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3.2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। देन इट विल बी कैंसल आउट 2 इंटू 10⁻13, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इज दैट क्लियर? ओके तो भाई यहाँ से ये वाली बात हो गई कि भाई हमने बात करी कि ए से बी तक अगर चार्ज देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। भाई कर दिया हमने ट्रांसफर, ये पॉइंट आ गया। अब देखो एक चीज़ है, हम लोग बात कर रहे हैं 3.2, तो भैया यहाँ पे 3.2 तो परफेक्टली डिविजिबल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ 2 कूलम की, अगर मैं बात करता हूँ 2 कूलम की, 5 कूलम की, जैसे आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि भाई 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर किया गया है, 5 कूलम चार्ज दिया गया है, तो आप बोले सर अगर इसको मैं 1.6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। भाई 2/1.6 आएगा ना इंटू 10⁻⁻19, ऊपर तो 2 आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। पर बेटा एक बात देखो, यहाँ पे 10⁻⁻19 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 10⁻+19 और +19 आएगा, ये भले ही इंटीजर ना आए, ये अगर पॉइंट्स में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या ये वाली चीज इसको परफेक्ट इंटीजर बना देगी? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा लेवल मतलब ये 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम वाला लेवल, इस पे क्वांटाइजेशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं। बट माइक्रोस्कोपिक की अगर बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक पे हम लोग क्वांटाइजेशन को देखते हैं। मतलब अगर आपको नैनो कूलम, पिको कूलम कभी दिया हुआ होगा तो उसमें आपको इसी तरह के चार्जेस मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम दे रखा है तो ये तो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, तो इसमें इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई चार्जेस क्वांटाइज्ड। अब हमने बात कर ली चार्ज क्वांटाइजेशन की, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि भाई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व, भाई हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि चार्ज ना तो पैदा हो सकता है ना ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो अगर हम वन बॉडी टू अनदर बॉडी की बात करते हैं तो भाई चार्ज ट्रांसफर होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो चार्ज कंजर्व रहेगा, ये कंजर्वेशन के जैसा कुछ लग रहा था हमने, ठीक है। तो हमने देखा भाई कि अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूँ, ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मैंने ए बॉडी बना रखी है ये वाली, और बी बॉडी मैंने बना रखी है ये वाली, ठीक है। अब इस ए बॉडी और बी बॉडी के बीच में चाहे कोई भी इंटरेक्शन चले, चाहे कैसा भी चले, चाहे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए, ठीक है। मान लो अभी इस पे नेट चार्ज कितना, इस पे अभी नेट चार्ज है 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना तो ए पे चार्ज है ना बी पे चार्ज है। मैंने बोल दिया यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अगर बी पे जा रहे हैं तो क्या 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है ए पे? अगर ए पे कमी हो गई है तो क्या ये +5 ई चार्ज यहाँ पे आएगा और -5 ई चार्ज अब यहाँ पे आएगा। अब दोनों बॉडीज पे चार्ज है, दोनों बॉडीज चार्ज हो चुकी है, बट स्टिल द चार्ज ऑफ कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑल्सो 0। अभी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है? 0 है। तो भाई बाद में भी 0, पहले भी 0, इसका मतलब चार्ज क्या हमेशा कंजर्व्ड क्वांटिटी है। सो इट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो भाई मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिख सकता हूँ? 5th प्रॉपर्टी में लिख सकता हूँ कि चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो भाई अभी तक हम लोग 5 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। 5 प्रॉपर्टीज के बाद में अब आगे की कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।